జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని షేక్పేట్ డివిజన్ సత్య కాలనీలో మైనార్టీ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ శ్రీ దాసుజి శ్రావణ్, ముషిరాబాద్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ ముఠా గోపాల్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు। ఈ సమావేశం డివిజన్ అధ్యక్షులు శ్రీ దుర్గం ప్రదీప్ గారి ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ గౌస్ గారు మరియు శ్రీ చంద్రభాయ్ గారి సమన్వయంతో నిర్వహించబడింది। సభలో నేతలు మాట్లాడుతూ శ్రీ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మైనార్టీ వర్గాల అభివృద్ధి కోసం చేపట్టిన షాదీ ముబారక్ రంజాన్ తోఫా ఫీ రియంబర్స్మెంట్ నెలకు 5,000 రూపాయలు మంజూరు వంటి పథకాల ద్వారా మైనార్టీల ఆర్థిక సామాజిక స్థితిగతుల్లో విప్లవాత్మక మార్పు చోటు చేసుకుందని వివరించారు। సత్య కాలనీ ప్రాంత ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని నేతలు హామీ ఇచ్చారు। ఈ కార్యక్రమంలో జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, చార్మినార్ నియోజకవర్గం నుండి బీఆర్ఎస్ తరపున పోటీ చేసిన శ్రీ సలాహుద్దీన్ లోధి, బీఆర్ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ సోహల్ ఖాన్, మాజీ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ श्री मसीउल्ला खान, श्री मुठा जयसिंह तदितरुलु पाल्गొన్నారు। शाहीन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और गौस भाई साहब, प्रदीप भाई, शकील भाई, चांद पाशा जी, अली भाई, अकबर भाई, गौस भाई, बाबा भाई, बहुत सारे बड़ा लिस्ट दिए हैं। और हमारे विष्णु भाई प्यार मोहब्बत से मेरे को भाषण किया, पढ़ते नहीं पढ़ते तो मैं पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाबा भाई किधर है? बाबा भाई, फिरोज भाई, अहमदुल्ला भाई, मसूद भाई, महबूब भाई, बाबा भाई, अजमत भाई, खुर्शीद भाई, सरदार मामू। कहाँ है सरदार मामू? अरे आप ही है सरदार मामू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इलाखत साहब, डॉक्टर साहब, यायक भाई, आसिफ भाई, जुनेद भाई, अद्दू भाई, बहुत सारे भाई लोग हैं। सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंदर की नमस्कारम। ये समझिए कि मैं सिर झुक के सबको सलाम कर रहा हूँ और सबका नाम भी लिया बोल के महसूस करिए। आमिर भाई, मजहर भाई, जुबैर भाई, शहल भाई, अल्ताफ भाई, शानू भाई, शक्ति भाई, सादिक भाई, रशीद भाई, बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं। मैं आप सबको जो है बीआरएस पार्टी की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका कीमती वक्त लेकर के जो है सो यहाँ पर आके बैठे हैं। गौस भाई को खास तौर से और चांद भाई को और बाकी के उनके लियाकत भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जलसा इतनी छोटी सी वक्त में ऑर्गेनाइज किए हैं। बीआरएस का मतलब क्या है? भारत राष्ट्र समिति। बीआरएस का मतलब है भारत राष्ट्र समिति, ये तो हम जानते हैं, मगर बीआरएस का मतलब है रोजगार, बीआरएस का मतलब है गंगा जमुना तहजीब, बीआरएस का मतलब है सबका तरक्की। ये तो केसीआर साहब का सोच था, ये तो बीआरएस पार्टी का सोच था। आज हम आपके सामने खड़े हैं, सिर्फ वोट मांगने नहीं आए। हम आज आपके सामने खड़े हैं, 10 साल का केसीआर साहब का हुकूमत कैसा था, 10 साल का बीआरएस पार्टी का जिस तरीके से सबका तरक्की करने का जो कोशिश किया, वो एक बार याद दिलाने के बाद में अपने अपने दिल की बात है, बिस्मिल्लाह, जिसको वोट डालना आप उसको वोट डालते हैं। मगर हमारी फर्ज ये है कि 10 साल में केसीआर साहब ने क्या काम किया, क्यों केसीआर और बीआरएस पार्टी को फिर से एक बार यहाँ पर असेंबली में मौका देना बोल के आप लोगों को याद दिलाने के लिए एक बार गुजारिश पेश करने के लिए जो आपके सामने पेश है। मागंटी गोपीनाथ साहब, आप सबको जानकारी है, वो तो अच्छा लीडर था, एक अच्छा लीडर था, जज्बा वाला था, नॉन करप्ट था, जो भी अगर काम के लिए पूछे तो उन्हें काम करने वाला एक इमोशनल लीडर था, अच्छा लीडर था। उन्होंने अल्लाह का प्यारी हो गया तो मर गए, तो उनका बीवी अभी कंटेस्ट कर रही है। हम ये मांग रहे हैं कि जब आप बहुत लोग आके वोट मांगेंगे, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो, बहुत सारे लोग आके वोट मांगते हैं। वोट मांगने से पहले एक बार मागंटी गोपीनाथ का काम को एक बार सोचिए, केसीआर साहब का रवैया को एक बार सोचिए, जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए कोशिश किया उसको एक बार सोचिए। सरदार मामू, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले यहाँ पर जमीन का वैल्यू क्या था रफली? कोई और सर? एक यार्ड का आज सब पर स्क्वायर यार्ड में कितना था सर?
₹2500 ₹2500 पचपन वो जमाने में। आज के दिन 1 लाख हो गया, 2 लाख भी हो गया। सिर्फ ये एक आंकड़ा, ये आंकड़ा सिर्फ इंडिकेटर, लिटमस टेस्ट बोल के बोलते हैं साइंस में। जो लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी या जूलॉजी पढ़े से लोगों को लैब में काम करे सो लिटमस टेस्ट बोलते हैं। केसीआर साहब क्या काम किया बोले तो, जो जमीन ₹2500 हुआ करता था शेखपेट में, वो जमीन आज 1 लाख 2 लाख रुपए हुआ। इससे ज्यादा डेवलपमेंट का इंडिकेटर, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? एक बार दिल के गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ एक 2-4 आंकड़े, आपके बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे से लोग हैं, शायद रिटायर्ड एम्प्लॉइज भी है आप लोग पूरे, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में 1,15,000 पर कैपिटा इनकम हुआ करता था 2014 में। तेलंगाना सबसे नीचे था। 10 साल का केसीआर साहब के हुकूमत में वो जो है सो 3,50,000 का पर कैपिटा इनकम हुआ। इसी वजह से जो है सो शेखपेट का जमीन का रेट जो है सो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए हुआ था। उसको तो शुक्रगुजार करना नहीं केसीआर साहब। चलो हो गया, असेंबली इलेक्शंस में क्या हर चीज वोट दिए हैं, मगर एक बार ये सब डेवलपमेंट जितना उन्होंने किया उसको एक बार याद करने की कोशिश की है। जीएसडीपी बोल के बोलते हैं, 4 लाख रुपए जीएसडीपी हुआ करता था 2014 में। केसीआर साहब गद्दे उतरते वक्त 15 लाख रुपए का जीएसडीपी हिंदुस्तान का नंबर 1 नंबर 2 स्टेट हुआ करता था केसीआर साहब आने के जाते वक्त। यह है उनका डेवलपमेंट। पैडी प्रोडक्शन में नीचे हुआ करते थे चावल खाने का, मगर वो नंबर 1 स्टेट को बना दिया केसीआर साहब पैडी प्रोडक्शन में। करंट नहीं रहता था हमारे को 2014 में, मगर उतरते वक्त जो है सो 1 सेकंड भी पावर नहीं जाने गए जैसा उन्होंने जो सो इंतजाम करके चले गया। पढ़ाई हो, हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस तरीके से हजारों रेजिडेंशियल वेलफेयर स्कूल खोले हैं, सिर्फ वो केसीआर साहब है। काम के लिए, अपने काम के लिए 204 रेजिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स खोल के जो है सो अपने गरीब बच्चे पढ़ने के लिए, लाखों गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जो है सो उन्होंने स्कॉलरशिप भी दिया, रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन भी दिया था, फी रिएम्बर्समेंट दिया था। हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है 60-70 साल की आजादी हिंद भारत देश में कोई गरीब का शादी करने के लिए शादी मुबारक देने वाला एक ही एक शख्स था, वो केसीआर साहब। एक ही एक शख्स। मुझे मालूम है बहना घर में रहे तो, बेटियां ज्यादा रहे तो शादी करने में क्या दिक्कत होती है, गरीब बाप का क्या तकलीफ होते हैं, उनको मालूम हुआ था। वो दूर करने के लिए शादी मुबारक दिया था। ये कांग्रेस वाले बोले, अरे उन्हें 1 लाख रुपए दे रहा था ना शादी मुबारक का, हम उसके ऊपर 1 तोला सोना देते। बोले वो 1 तोला सोना गया, 1 लाख रुपए गया। आज तक उन लोग जो है सो शादी मुबारक अमल नहीं कर रहे। इस तरीके से सोच समझ के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, कोई हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्ट करने वाला नहीं है, सिर्फ केसीआर साहब है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है। दिल्ली के बाद में हिंदुस्तान में, तेलंगाना में, हैदराबाद में बस्ती दवाखाना जिन्होंने खोला है वो केसीआर साहब का हुकूमत है और बीआरएस का हुकूमत है। मैं बोलते गए तो हजार चीजें ऐसा डेवलपमेंट का। एक बार मैं सिर्फ आपसे गुजारिश पेश करना चाहता हूं कि उनका डेवलपमेंट का सोच एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एक बार दंगा फसाद नहीं हुआ, एक बार दंगा फसाद नहीं हुआ। इसी वजह से बोलते हैं केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए बोलते, वैसा एक तरफ रिलीजियस हार्मनी को, पढ़ाई के लिए डेवलपमेंट, हेल्थ के लिए डेवलपमेंट, हर चीज में डेवलपमेंट करते हुए एक रोल मॉडल स्टेट केसीआर साहब ने बनाया। आप लोग समझते होंगे इतना करने के बावजूद कहीं को हारे, भाई हारे हैं, हार चुके हैं। जुबली हिल्स में तो नहीं हारे, मगर बाकी की जगह पे हार चुके हैं। उसका वजह यह है, आप एक बार गूगल में, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में देखते हैं, एक बार यूट्यूब में मारिए, गूगल में मारिए, क्या क्या वादा किए हैं और क्या निभाए। 420 वादा किए हैं, इतने डिक्लेरेशन किए, इतने डिक्लेरेशन किए, SC ST डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, पूरे जितने भी दुनिया में है सो डिक्लेरेशन आप पूरे कर दिए। आज एक डिक्लेरेशन करने में उन लोग तैयार नहीं है। अभी जुबली सिलेक्शन आ गया, पूरे मंत्री यहीं घूम रहे, क्योंकि अभी आप लोगों को गुमराह करना, मुझे मालूम है मामू साहब है, गुमराह पे तो नहीं होते हैं, मगर उनका सोच यह है कि हम गुमराह कर सकते हैं, ये इनॉग्रेशन कर सकते हैं, जो मागंटी साहब खोला उसको इनॉग्रेशन कर, री-इनॉग्रेट कर। शादी होने के बाद में क्या बोलते, हमारे पास तेलुगु में बोलते हैं पेंडलाइन का बाजा कोटिनट्टू, वो कर रहे हैं आज जाके। वो चाहे वो विवेक हो, चाहे पन्ना प्रभाकर हो,
बाकी के लोग पूरे तुले हुए हैं। जो मागंटी साहब ने फाउंडेशन स्टोन डाला, फिर से आ रहे वहां पे इनॉग्रेशन कर रहे, झूठी वादा करने की कोशिश कर रहे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे। मैं सिर झुक के आपको एक बार अदा करना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं कि सोचिए, इन झूठी नकाब पहनकर जो आज हमारे को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में एक बार सोचना बोल के। मामू साहब ने बहुत बढ़िया बात निकाली है। जुबली हिल्स में पूरे डिवीजनों में हमने घूम चुके थे। हमको ये सोचना था, मालूम करना था कि क्या इश्यूज है लोगों के पास। हालांकि केसीआर साहब के टाइम पे जितना काम कर दिए थे, मगर ये साहब लोग 24 महीने में इतना बर्बाद करके रख दिए हैं। कोई भी गली को जाओ, सत्या कॉलोनी की गली नहीं, कोई गली को जाओ, भाई साहब आपका मामू साहब रोड का प्रॉब्लम है। ये साहब लोग जीएचएमसी को पैसे नहीं दे रहे। रेवंत रेड्डी साहब म्युनिसिपल मंत्री है, रोड का रिपेयर नहीं करते हैं। पार्ट होल से कहीं भी जाओ, पार्ट होल से मोटरसाइकिल में जाने वाला का कमर टूट पड़ रहा है। ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स के पास एक लंबी लाइन खड़ी है आजकल, उसका जिम्मेदार है रेवंत रेड्डी साहब। कहां जा रहा है पैसे? लूट कर रहे हैं आप लोग, यहां पे लूट रहे, दिल्ली को बेच रहे हैं। दूसरे राज्य में इलेक्शन होता है, वहां पे पैसे देते हो आप, मगर यहाँ पे रोड रिपेयर करने में पैसा नहीं है। शर्म नहीं है उन लोगों को आके जुबली हिल्स में हमारे को वोट दो, वोट दो, किस मुंह लगा के आके वोट पूछते हैं आप? ये तो रोड की बात है। परसों केटीआर साहब आए थे समता कॉलोनी में, बच्ची लोग आके सामने बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे घरों के सामने पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, कोई आके साफ सफाई नहीं कर रहे बोल के। ड्रेनेज हुआ, ड्रेनेज ये तो साफ सफाई नहीं कर रहे। ड्रेनेज की प्रॉब्लम, हर नाला, हर मैन होल ओवरफ्लो हो रहा है, उसका भी रिपेयर करने के लिए पैसे दिए। क्या कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल बजट को कंट्रीब्यूट करता हैदराबाद, हम सबका टैक्स है। आज रेवंत रेड्डी साहब स्पेशल फ्लाइट लेके दिल्ली जाते हैं, सूट पहनते हैं, ब्रांडेड शू पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे नाटक करते हैं ना। वो पैसे कहां से आए? अपना पैसा है, खून पसीना है। आज तेलंगाना का बजट 3.5 लाख है, तो हैदराबाद का बजट है। फिर हैदराबाद में रोड कैसे खराब होता? हैदराबाद में नाले कैसे खराब रहते? हैदराबाद में साफ सफाई क्यों नहीं होता? हैदराबाद में मच्छरों को भी मारने के लिए फॉगिंग भी नहीं कर रहे हैं साहब लोग। ये लोगों का क्या शर्म है? कैसे आके वोट मांगते हैं? एक बार मेरे भाई लोग, बहन लोग, बुजुर्ग लोग एक बार कोशिश कर सुनना बोल के मेरी तरफ से गुजारिश है। मैं और एक करंट का प्रॉब्लम है, ये तो आपको मालूम है। मैं इतना ही तो बोल रहा हूं मामू साहब। अभी हमारे सोहेल भाई ने बताया, अभी इलेक्शन का टाइम है, हम चीखे चिल्लाए तो भी वो लोग कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि वो 24 महीने नहीं किए। भाई इतना तो वादा करते हैं, इलेक्शन एक बार खत्म होने दीजिए, आपका हाथ पकड़ के सत्या कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग लोग कितने भी, सब लोग लाएंगे, जीएचएमसी कमिश्नर के सामने बैठेंगे। मैं मुठा गोपाल को भी रिक्वेस्ट करूंगा, विष्णु साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, और नजी भाई सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सोहेल भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, वहां बैठ के धरना करेंगे। हमारे सत्या कॉलोनी हो, समता कॉलोनी हो, शेखपेट में ये गलियों का गंदगी क्यों साफ नहीं कर रहा है? किस वजह से जीएचएमसी? आपके साथ में हम धरना करेंगे, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो काउंसिल में, आपके लिए लड़ेंगे। ये तो हमारा इंशाल्लाह वादा है, ये इंशाल्लाह वादा है आपके लिए, हम आपके साथ रहेंगे। अभी तो हम हुकूमत में नहीं है, नहीं तो हम खुद ऑर्डर दे देते थे जीवो लेके यहाँ पे करो बोल के। अभी नहीं है, हम तो लड़ेंगे आपके साथ, बहुत ताकत से लड़ेंगे, ये तो हमारी वादा है दिल से। और आखिरी में एक दो बात पेश करके मैं बंद करना चाहता हूं। आज एक गुमराह हो रही है, इतने गुमराह हो रही है हिंदुस्तान में। बहुत सारे मुसलमान भाई लोग हैं, इसलिए बात बोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान में आजादी आने के बाद में कोई भी राज्य में कभी भी ऐसा माहौल नहीं था वहां पर मुसलमान मंत्री नहीं हुआ करता था। हर राज्य में हिंदुस्तान के आजादी आने के बाद में विदाउट ए मुस्लिम एज ए मिनिस्टर देयर वुड नेवर बी ए स्टेट कैबिनेट। तेलंगाना में 12% का वोट आपका ही था। वो जो 1-1.5% का मेजॉरिटी जो उन लोग पाकर के जीत के गद्दे पे बैठे हैं ना, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, अपने ही वोट है, मगर हमारे को मंत्री पद नहीं देते हैं। क्या तकलीफ है भाई आपको? टीडीपी से आए को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, शब्बीर भाई को क्यों नहीं बनाए? अमीर अली साहब तो एक साल तो उन्होंने एमएलसी बन के रहा था, उनको क्यों मिनिस्टर नहीं बनवाए? अजहरुद्दीन साहब को तो हलाल कर दिए। यहां पर मुसलमान की नेताओं को हलाल करके मुसलमान की वोट से फिर तो जीतना चाहते हैं। जुबली हिल्स में गौर कीजिए, नाटक कर रहे हैं।
भाई साहब भी उसमें ही काम किए थे, हमारे बड़े भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हुआ करता था। बहुत सारे नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, किसी को अहमियत नहीं है। योगी का राज उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं रहता, रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, एक बार सोच लीजिए। यहां पे योगी राज चल रही थोड़ी, बीजेपी राज चल रही थोड़ी। इसका मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस की नकाब पहन करके बीजेपी का एजेंडा अमल कर रहे हैं। नहीं तो कोई मुसलमान को क्यों मिनिस्टर नहीं देते, एमएलसी क्यों नहीं देते, एमएलए नहीं देते। ये बात सोचना बोल के मैं तहे दिल से आपको गुजारिश पेश कर रहा हूं। मेरे ख्याल में भूख भी लग रहा होगा। मामू साहब फिर आपसे तफसील से गली में आएंगे, आप लोगों से बैठेंगे, बात करेंगे। मैं गौस भाई को और चांद भाई को, हमारे विष्णु भाई को, सोहेल भाई को, और हाँ करेक्ट హైడ్రా తో ఇతనా ఆగే చెప్తున్నా చెప్పినావు కదా, ఆకలి అవుతున్నా అలాగే ఏం చేయాలి, అలాగే ఆకలి అవుతున్నా भाई। हाइड्रा कितना हमें दिल को तकलीफ होता साहब। हाइड्रा सिर्फ गरीबों के लिए क्या, अमीर लोग आप एक बार अपने कार गाड़ियां ले लीजिए भाई साहब, मेरी बात को मत मानिए, खुद के आंखों से देखिए, या आउटर रिंग रोड में जाइए, वहां पे आदित्य बोल के एक बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा, गूगल में मारिए, मूसी के अंदर आदित्य कंस्ट्रक्शन बोल के मारे तो आपको वीडियो दिख जाता। उसको एहसास करने के लिए आप खुद जाइए, वहां पे देखिए, मूसी के अंदर बिल्डिंग हो रहा है, इतनी बड़ी इमारत बनती है, तोड़फोड़ नहीं होता। कल भी देखा कोंडापुर में किसी गरीब ने ठेले चला रहा है, उसका तोड़फोड़ सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए, उनका जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए, और बड़ों से कमीशन लेकर के जो है उनको बचा रहे रेवंत रेड्डी साहब का हुक्म है। ऐसा लूट हो रही है तेलंगाना में, लाइसेंस्ड लूट। दिल्ली को एटीएम बना दिया रेवंत रेड्डी साहब, खुद का जेब में पैसे जाने के लिए और दिल्ली को पैसे जाने के लिए। और ऐसे शख्स आके हमारे को क्या मुंह है, क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं। हम लोगों के कानों में फूल है, समझ रहा क्या है समझ में नहीं आता। ना रोड रिपेयर करता, ना सैनिटेशन ठीक से तरीके से करता, हमारे नाले को ठीक तरीके से करता, हमारे को करंट ठीक तरीके से नहीं देता, और ऊपर से हमारे घरों को तोड़फोड़ करते हैं। वो आके जो है सो वोट मांग रहे हैं। तो इससे आपको मैं गुजारिश पेश करना चाह रहा हूं कि तहे दिल से सोच